हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कॉन्सेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लेक्सिकल एनालिसिस इन कंपाइलर। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा हमारा जो कंपाइलर डिज़ाइन का ट्यूटोरियल है, प्लेलिस्ट है, उसमें ऑलरेडी जो भी मेन टॉपिक्स थे, फेजेस ऑफ कंपाइलर से लेके सब कुछ, पार्सर, सब कुछ ऑलमोस्ट हमने कवर किया हुआ है। बट स्टिल दो एक टॉपिक उसमें अभी भी बाकी रह रहा था जो हमने डिटेल में नहीं देखा था, और कुछ कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी उन टॉपिक्स के लिए। तो यहाँ पे जो 3-4 टॉपिक्स बाकी है हमारे कंपाइलर के ट्यूटोरियल में, जो ऐड ऑन हो जाए तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, वो मैं यहाँ पे लेके आ रही हूँ, ठीक है? तो आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है और कंपाइलर में इस फेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ लेक्सिकल एनालिसिस। हम समझेंगे टोकन्स क्या है, लेक्सीम्स क्या है, पैटर्न्स क्या है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टोकन्स, लेक्सीम्स और पैटर्न्स के रिगार्डिंग, तो वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। हम लोग देखेंगे कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स होते हैं, टोकन्स को जनरेट कैसे करते हैं। वी आर गोइंग टू सी द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ कैलकुलेटिंग टोकन्स। अगेन गाइस, अगर आप आपके कॉलेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गेट, नेट, ओएनजीसी, इसरो, बेल, कोई भी, तो उसमें टोकन कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते ही हैं जनरली, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे, कोई भी अगर हमको सिंटेक्स दिया है, पीस ऑफ कोड दिया है, वहाँ से टोकन्स कैसे हमको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ टोकन्स, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है? उसके अलावा हम देखेंगे लेक्सिकल एनालाइजर काम कैसे करता है, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द रोल्स ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। फाइन, सो लेट्स गेट इनटू आवर ट्यूटोरियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लेक्सिकल एनालिसिस? तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या है? इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर डिजाइनिंग। तो गाइस, फेजेस ऑफ कंपाइलर डिजाइन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारे वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा अभी तक तो आप पहले वहां पे जाके फेजेस ऑफ कंपाइलर सीख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हमने देखा था कंपाइलर का सबसे पहला फेज क्या होता है, लेक्सिकल एनालिसिस का, ठीक है? तो ये जो लेक्सिकल एनालिसिस है वो कंपाइलर डिजाइनिंग का सबसे पहला फेज होता है। वो क्या करता है, इट इज बेसिकली कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू सीरीज ऑफ टोकन्स। जो हमारे पास सोर्स कोड होता है गाइस, सोर्स कोड क्या होता है? जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हो, ठीक है, जैसे सी, जावा, डॉट नेट, पीएचपी, पाइथन, नो मैटर आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर रहे हो, उस पीस ऑफ कोड को, राइट, जो कोड आप लिखते हो हाई लेवल लैंग्वेज में, उस पीस ऑफ कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड, ठीक है? तो आपने जैसे ही अपना सोर्स कोड लिखना खत्म किया, उसको आप कंपाइल कर रहे हो, तो कंपाइल करते टाइम कंपाइलर सबसे पहले आपके उस कोड को सीरीज ऑफ टोकन्स में डिवाइड करता है। वो सीरीज ऑफ टोकन्स में एक्चुअली कौन डिवाइड करता है? कंपाइलर का पहला फेज, जो कि है लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है? दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो लेक्सिकल एनालाइजर में क्या होता है? इट कंटेन्स टोकनाइजर और स्कैनर। इन केस लेक्सिकल एनालाइजर डिटेक्ट्स एनी इनवैलिड टोकन, इट जनरेट्स एरर। तो आपने जो पूरा कोड लिखा हुआ है ना, वो कोड में क्या होगा, वो वन बाय वन टोकन को डिटेक्ट करता है। अगर कोई भी टोकन में उसको लगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ई एल एस सी एल्स होता है। आपने लिखते हुए टाइपिंग मिस्टेक से आपने ई एल ई एस लिख दिया। अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो इसको पता चल जाएगा वो टोकन गलत है, ठीक है? लेक्सिकल एनालिसिस को पता चल जाएगा कि वो क्या है, इनवैलिड टोकन है। और फिर वो तुरंत क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा कि यहाँ पे ये मिस्टेक है, आप इसको पहले ठीक करो। Fine. So this is the task of lexical analyzer. The primary role of lexical analyzer is scanning character streams from source code, checking for valid tokens and then passing the data to syntax analysis phase, ठीक है? तो बहुत सिंपल भाषा में आप ये समझिए कि जो भी आप सोर्स कोड लिखेंगे, जैसे मैंने बताया, कोई भी लैंग्वेज में, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, किसी में भी अगर आप सोर्स कोड लिख रहे हो, आपके पूरे कोड को वन बाय वन, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करेगा लेक्सिकल एनालाइजर। अगर उसमें कहीं पे भी उसको लगता है कोई इनवैलिड टोकन है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा, तुरंत एरर जनरेट करेगा। और अगर पूरे कोड को उसने स्कैन कर लिया और उसमें कोई भी गलती नहीं है, तो उसको फिर वो क्या करेगा, कंपाइलर का जो सेकंड फेज है वहां पे पास कर देगा, जो कि है सिंटेक्स एनालिसिस फेज, ठीक है? फिर वो वन बाय वन फेज वो कोड पास ऑन होगा। अब टोकन्स, लेक्सिम्स और पैटर्न्स होते कैसे हैं? तो ये गाइस एग्जाम्स में एक एक मार्क्स के डेफिनेशन में भी आपको कॉलेज एग्जाम में पूछ सकते हैं। टोकन्स आर बेसिकली व्हाट? टोकन्स आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन यूनिट इन द सोर्स कोड। वेयर इज लेक्सिम्स किसको बोलते हैं? लेक्सिम्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टोकन। मतलब टोकन बनता है और टोकन के अंदर अगेन जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बनता है उसको क्या बोलेंगे, लेक्सिम्स। तो ये एक एक लाइन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, व्हाट आर दे, ठीक है? तो लेक्सिम्स आर ऑल्सो नोन एज इंस्टेंस ऑफ टोकन। तो ये एमसीक्यू में भी काफी बार पूछते हैं, इंस्टेंस ऑफ टोकन का मतलब क्या है, किसको बोलते हैं? सो इंस्टेंस ऑफ टोकन इज नथिंग बट लेक्सिम्स, ओके?
तो ये आपको पता होना चाहिए. देन व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न डिस्क्राइब्स व्हाट कैन बी वैलिड टोकन एंड सच पैटर्न्स आर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ रेजेक्स. रेजेक्स आर व्हाट? रेगुलर एक्सप्रेशंस. तो रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख के, रेजेक्स लिख के हम पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं कि वैलिड टोकन है कैसा. ठीक है, उसमें कहाँ पे स्पेस आना चाहिए, कहाँ पे कॉमा आना चाहिए, किसमें सेमीकोलन आना चाहिए, ये सारी चीजें हम रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन करते हैं और उस तरीके से हमारा पैटर्न बनता है. ओके, सो दीज आर अबाउट टोकन्स, लेक्सिम्स एंड पैटर्न्स. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स? ठीक है, टोकन्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड, स्पेशल कैरेक्टर, आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स एक्सेट्रा. सबसे पहले अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, keywords are the reserved words in any programming language that have predefined meaning for the compiler. तो guys, कोई भी आप लैंग्वेज में अगर कोड कर रहे हो तो हर लैंग्वेज के खुद के कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं. ठीक है, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिसका अलग ही मीनिंग होता है. फाइन, तो कीवर्ड्स का मतलब क्या है? कीवर्ड्स आर एक्चुअली द रिजर्व्ड वर्ड्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव प्री डिफाइंड मीनिंग. ठीक है, जैसे अगर आपको सी में कुछ प्रिंट करवाना है तो आप printf यूज करते हो. printf इज हैविंग प्री डिफाइंड मीनिंग, मतलब आप जैसे ही printf लिखोगे कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसका मतलब इसको कुछ स्क्रीन में प्रिंट करवाना है. ठीक है, तो वो क्या हो गया? कीवर्ड. अगर आप लेट्स से जावा यूज कर रहे हो तो जावा में हम लोग क्या लिखते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. तो ये सिस्टम है, आउट है, प्रिंट है, प्रिंटलन है, ये सारे अगेन क्या है? कीवर्ड्स है. ठीक है, तो कीवर्ड्स का मतलब क्या है? जो भी रिजर्व्ड वर्ड्स है किसी भी लैंग्वेज में जिसका कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग है उसको हम बोलेंगे कीवर्ड्स. अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज आर हैविंग 32 टोटल कीवर्ड्स. सी प्लस प्लस की बात करें तो इट इज हैविंग 48 कीवर्ड्स. इस तरीके से सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ कुछ कीवर्ड्स प्रिजर्व्ड होते हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं. और ये जो कीवर्ड्स है ना, फिर आप उसको किसी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते बिकॉज वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनका कोई प्री डिफाइंड काम ऑलरेडी है. फाइन, सो दीज आर ऑल अबाउट कीवर्ड्स. जैसे अगर हम कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो हम रेगुलरली यूज करते हैं दे आर लाइक इंटीजर, कैर, इफ, एल्स. हम जो इफ एल्स लिखते हैं उसमें भी इफ का एक डेफिनेट मीनिंग है, एल्स का डेफिनेट मीनिंग है. तो ये सब क्या हो गए? कीवर्ड. राइट, स्विच, लॉन्ग, शॉर्ट, प्राइवेट, पब्लिक, ब्रेक, गो टू, फ्लोट, इनम, साइज ऑफ, स्टैटिक, रिटर्न, वॉइड, ट्राई कैच, ये सारे जो भी वर्ड्स है जिनका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है, जिनको हम स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज कर सकते हैं, उनको हम बोलेंगे कीवर्ड्स इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Fine, I hope it is clear because this was actually very important. Now let's see the second point, that is operators. Operators क्या होते हैं? Operators are basically used to perform any arithmetic और logical task. ठीक है, arithmetic task, logical task, उनके लिए हम जो भी operators use करते हैं वो हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो भी डिफाइन ही होते हैं. जैसे इफ वी राइट a प्लस b plus operator indicates the compiler that addition between a and b operands is to be performed. तो ये प्लस लिख देने से ही कंपाइलर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये प्लस उसने लिखा है, उसका मतलब क्या है? ये जो a और b दो ऑपरांड है, हमको उसको क्या करना है? ऐड करना है. ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ऑपरेटर्स है हमारे पास. यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है? इन ऑपरेटर्स के लिए दो ऑपरेंड की जरूरत नहीं है, किसी एक ऑपरेंड के साथ ही ये ऑपरेटर काम करता है. जैसे प्लस प्लस, माइनस माइनस, आपको पता होगा प्लस प्लस क्या करता है? इंक्रीमेंट करता है. तो उसके लिए कोई भी अगर एक ऑपरेंड आप लिखोगे आई प्लस प्लस, ए प्लस प्लस, तो सिंपली वो क्या करेगा? उस ऑपरेंड या उस वेरिएबल का जो भी वैल्यू होगा उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, उसको +1 करेगा. ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स, बिकॉज ये एक ही ऑपरेंड के साथ काम करता है. देन वी आर हैविंग बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या है? दो ऑपरेंड्स के साथ काम करते हैं, जैसे प्लस माइनस, ए प्लस बी, सी माइनस डी, उस तरीके से. ठीक है, तो प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो. मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है? इट गिव्स द रिमाइंडर. ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. फिर ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल एंड और नॉट. ठीक है, तो ये सारे को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स. देन वी आर हैविंग टर्नरी ऑपरेटर. तो हमारे पास एक फेमस टर्नरी ऑपरेटर है जो काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं, दैट इज क्वेश्चन मार्क, कॉलन. ये क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में कैसे ये काम करता है. ये एक ही स्टेटमेंट में काम करेगा. ठीक है, तो कैसे ये काम करेगा? ये क्वेश्चन मार्क के पहले आपको क्या लिखना है? आपका जो भी एक्सप्रेशन है या कंडीशन है वो, जैसे आपने लिखा a ग्रेटर देन b, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आएगा? अगर a ग्रेटर देन b ट्रू हुआ तो आपको क्या करना है? तो लेट्स से आपको प्रिंट करना है a इज ग्रेटर, फिर कॉलन, फिर पीछे आएगा b इज ग्रेटर. तो कॉलन के आगे क्या होगा? कंडीशन ट्रू हो तो क्या होना चाहिए वो. कॉलन के बाद क्या होगा? कंडीशन फॉल्स हो तो क्या होना चाहिए वो. ठीक है, a ग्रेटर देन b,
फिर ये क्वेश्चन मार्क, A is greater, colon B is greater. ठीक है, this is how it works. So these are the different types of operators. Then the third one is identifiers. Identifier क्या है? Every program element present in the programming is generally called identifier. These are the names defined by the user to name any function, variables, etc. They consist of alphabet, underscore, number, etc. There are certain rules for naming the identifiers. तो identifiers क्या है? Almost every program element जो कि हम हमारे प्रोग्रामिंग करते टाइम या कोडिंग करते टाइम प्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिफायर. ठीक है, अब आइडेंटिफायर का नाम आप कैसे रख सकते हो, उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स है. वो रूल्स आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा जब भी आप आइडेंटिफायर का नाम डाल रहे हो. तो रूल्स कौन से हैं? The identifier name should start with only alphabets or underscore. स्टार्टिंग किससे होना चाहिए? अल्फाबेट या अंडरस्कोर से ही होना चाहिए. आप कोई भी नंबर 1 2 3 5 6 से स्टार्ट नहीं कर सकते. फाइन. तो यू नीड टू रिमेंबर इज कि इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर. सेकेंड, ओनली अल्फाबेट, नंबर्स और अंडरस्कोर आर वैलिड इन आइडेंटिफायर्स नेम. नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स और प्रोनाउंसिएशन मार्क्स आर अलाउड. ठीक है, तो स्टार्ट तो किससे होना चाहिए? अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही. बट वो स्टार्ट होने के बाद भी आइडेंटिफायर में और क्या क्या होना चाहिए? अल्फाबेट हो सकता है और अंडरस्कोर, ये दोनों तो हो ही सकते हैं. उसके अलावा नंबर्स भी हो सकते हैं बीच में. बट ये तीनों के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स या कुछ और नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे डॉलर, हैश, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें अलग अलग, जो अलग पंक्चुएशन मार्क्स है हमारे पास या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स है, वो सारी चीज़ें आइडेंटिफायर नाम के अंदर नहीं होनी चाहिए. ठीक है. द थर्ड वन इज नो वाइट स्पेसेस अलाउड. जो भी आपको लिखना है एक साथ एक ही वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा. वाइट स्पेस अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर के नेम में. नेम्स मस्ट नॉट बी सेम एज कीवर्ड्स. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे इफ है, एल्स है, स्विच है, ब्रेक है, ये सारे क्या है? कीवर्ड्स है हमारे पास. तो जितने भी कीवर्ड्स है, उन किसी भी कीवर्ड को एग्जैक्टली आप आइडेंटिफायर का नाम नहीं बना सकते. ठीक है. एंड द लास्ट क्राइटेरिया इज रिगार्डिंग द लेंथ. इट कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग. तो आइडेंटिफायर का नाम आप जो भी दो, वो 31 कैरेक्टर्स या उससे नीचे का ही होना चाहिए. उससे बड़ा नाम आइडेंटिफायर का अलाउड नहीं है. Let's see the fourth one. The fourth one is string. Strings are the array of characters or group of characters that is ended with one null character. तो string क्या है? It is very simple. It is the group of characters. जैसे hello, HELLO, ये पांचों क्या है? कैरेक्टर है. पांचों कैरेक्टर को मिला के हमने ये वर्ड बनाया. इट इज एरे ऑफ कैरेक्टर्स. इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग. और अगर कोई भी स्ट्रिंग है तो बाय डिफॉल्ट उसके पीछे क्या क्या ऐड हो जाता है? सिस्टम की तरफ से नल. मतलब इधर क्या है आप समझो. पहला कैरेक्टर है एच, सेकेंड इज ई, थर्ड इज एल, फोर्थ इज एल, फिफ्थ इज ओ एंड सिक्स्थ इज नल. ठीक है, हमने इधर एक्सप्लिसिटली लिखा हो या ना लिखा हो, एरे ऑफ कैरेक्टर्स जो है, मतलब ये स्ट्रिंग जो है, इसको पूरे को हम स्ट्रिंग बोलेंगे. स्ट्रिंग के लास्ट में ऑटोमेटिकली नल अपेंड हो जाता है. ठीक है. सो हेलो इज अ स्ट्रिंग, हाउ आर यू इज अ स्ट्रिंग, 9909 इज माई ID नंबर, दिस इज अ स्ट्रिंग, ये पूरा भी एक स्ट्रिंग है. ठीक है, तो ये स्ट्रिंग इनको बोलते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है और उसके लास्ट में क्या अपेंड होता है? नल. There are various operations available to manage strings like string concatenation. String अगर हमारे पास है मल्टीपल स्ट्रिंग्स, तो उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत सारे रेडीमेड ऑपरेशंस है हमारे पास जो कर सकते हैं. जैसे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, दो स्ट्रिंग को जोड़ना. स्ट्रिंग कंपैरिजन, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना. कॉपी, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करना. लेंथ, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना. लोअर, अपर, एक्सेट्रा. लोअर और अपर क्या करेगा? अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है तो लोअर क्या करेगा? उसके सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. अपर क्या करेगा? उसके सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे रेडीमेड ऑपरेशंस है जो आप स्ट्रिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं. फिफ्थ वन इज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज द लोकेशन इन मेमोरी वेयर एनी स्टैटिक वैल्यू कैन बी स्टोर्ड. तो लोकेशन का आप कांस्टेंट का आप बेसिकली ऐसा समझो कि कांस्टेंट के अंदर आप कोई भी वेरिएबल का वैल्यू डाल सकते हो. बट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट, तो उसका कंडीशन क्या होगा कि एक बार आपने किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया कि कॉन्स्ट आई इक्वल टू 10, तो आई की वैल्यू 10 हो ही गई. उसको आप फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में, बिकॉज आपने एक बार उसको कांस्टेंट डिफाइन कर दिया. ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब काइंड ऑफ क्या होता है कि आपने परमानेंट इनिशियलाइजेशन कर दिया है उसका उस वैल्यू के साथ. ठीक है.
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे किया है कॉन्स्ट इंट डेज ऑफ वीक इक्वल टू 7, तो जनरली ऐसे ही जैसे हमको पता है डेज ऑफ वीक, तो डेज ऑफ वीक चेंज होगा कभी नहीं होगा, बिकॉज एक हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, ये हमको पता है, ये काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो जो भी ऐसे कंडीशंस है जिसमें हम श्योर होते हैं कि इसकी वैल्यू अब चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्ट करके डिफाइन कर देते हैं। उसके लिए CONST कॉन्स्ट कीवर्ड का ही यूज करते हैं कोडिंग में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कांस्टेंट इज। नेक्स्ट इज स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है आपको पता ही है। स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है, कॉमा, सेमीकोलन, कोई भी पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ये सारी चीजें स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर आता है, ठीक है। द स्पेशल कैरेक्टर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम और द अदर स्पेशल टास्क। तो काफी सारे सिंटेक्स भी ऐसे होते हैं जिसमें हमें कॉमा की जरूरत पड़ती है, सेमीकोलन की जरूरत पड़ती है, ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ती है। सो दे आर स्पेशल कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आवर प्रोग्रामिंग। एप्लीकेशंस ऑफ सम स्पेशल कैरेक्टर्स, तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो बेसिकली कहाँ कहाँ काम आते हैं उसका मेन एग्जांपल दिया है। अगर हम ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट की यूज करें, इसकी बात करें, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन एरे एलिमेंट्स। तो आपको पता होगा एरे हम कैसे डिफाइन करते हैं, इंट ARR और ब्रैकेट में 9। तो ये एरे का जो साइज है 9, वो हम हमेशा किसके अंदर बताते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, वो स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हम एरे का साइज बताते हैं, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ दीज ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट हम लोग जनरली स्कोप डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, करते हैं। जैसे इफ के अंदर 4 लाइन है, राइट, तो इफ आप लिखते हो उसके अंदर ये ब्रैकेट्स डालते हो और ये ब्रैकेट के अंदर इफ स्कोप के अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप लिखते हो, ठीक है। तो इफ, एल्स, ट्राई, कैच, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं हमारे, उनका स्कोप डिफाइन करने के लिए हम लोग करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। पैरेंथेसिस, ये कहाँ पे यूज होता है, ये ज्यादातर पैरामीटर्स डिफाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे इफ के बाद आपको कंडीशन लिखना है, तो आप किसके अंदर लिखोगे, इफ के बाद ये पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखोगे। आपको लेट्स से फंक्शन, कोई फंक्शन डिफाइन करना है, तो फंक्शन के जो पैरामीटर्स है, कॉल करना है या डिफाइन करना है, तो उसके पैरामीटर्स लिखने के लिए आपको ये पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ता है। फंक्शन नेम, फिर ये पैरेंथेसिस, और उसके अंदर हम पैरामीटर्स लिखते हैं, ठीक है। देन सेमीकोलन, सेमीकोलन तो आपको पता ही है, इट इज यूज्ड एज अ टर्मिनेटर टू टर्मिनेट एनी लाइन। जब भी हम कोडिंग कर रहे हैं, काफी बार सेमीकोलन की वजह से ही हमारी एरर आती है। तो कोडिंग में जनरली किसी भी लाइन को एंड करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए हम लोग वहां पे सेमीकोलन लगाते हैं। देन कॉमा, कॉमा भी काफी जगह पे यूज होता है, जैसे कि टू सेपरेट द स्टेटमेंट्स लाइक सेपरेट इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। एस्ट्रिक कहाँ पे यूज होता है, जनरली ज्यादातर पॉइंटर्स, जब हम पॉइंटर्स के साथ काम करते हैं तब हमें एस्ट्रिक की जरूरत पड़ती है, लाइक इंट स्टार ए। तो इसका मतलब क्या है, ये ए जो है उसको हमने इंटीजर पॉइंटर डिफाइन किया है, फाइन। तो पॉइंटर्स दिखाने के लिए या पॉइंटर्स में कुछ कुछ ऑपरेशंस करने के लिए हमको एस्ट्रिक की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ some of the special characters with respect to compiler. नाउ लेट्स से टोकन जनरेशन की जो हम बात कर रहे थे, ये बहुत एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है कि लेट्स से आपको इस तरीके का कोई भी कोड दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये कोड दिया है, ये कोड में आपको ऐसा क्वेश्चन बोला है कि इसमें कितने वैलिड टोकन है वो बताओ। तो देखो, हर एक चीज जो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, वो टोकन है, ऐसा समझ लो। देखो यहाँ पे हमने सारे वैलिड टोकन लिखे। इंट, ये सबसे पहले इंट इज अ टोकन, ये p विल बी अ टोकन, कॉमा विल बी अ टोकन, q टोकन होगा, सेमीकोलन टोकन होगा, p इक्वल टू 10, तीनों टोकन होंगे। अगेन सेमीकोलन टोकन होगा, इधर रिटर्न इज अ टोकन, जीरो इज अ टोकन, सेमीकोलन इज अ टोकन, और ये जो करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो रहे हैं ना, ये दोनों, दीज टू आर ऑल्सो टोकन्स। ये रहा क्लोज ब्रैकेट, ये रहा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक चीज जो यहाँ पे हमने डिफाइन की है, दे ऑल आर टोकन्स विथ रिस्पेक्ट टू कंपाइलर, फाइन। तो इस तरीके से आपको कौन से टोकन है वो भी पूछ सकते हैं, या नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं कोड में वो भी पूछ सकते हैं। तो ये टोकन जनरेशन के क्वेश्चंस काफी बार आते हैं, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। ये ऊपर तो हमने एक एग्जांपल देखा है, ये देखिए छोटे छोटे एग्जांपल्स देखते हैं टोकन कैसे काउंट करना है। फॉर एग्जांपल हमको ये दिया है इंट num1 इक्वल टू 100, तो इसमें टोकन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंट 1 नंबर 1, ये 2, ये 3, 100 इज 4 और सेमीकोलन इज 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, 5। यहाँ पे देखिए गिने, ये मैं रेड पॉइंटर जो आपको दिखा रही हूँ उसको फॉलो करो, ठीक है। तो इसमें टोकन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे टोकन है 6। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे स्निपेट्स देंगे और नंबर ऑफ टोकन्स पूछेंगे। इसमें देखो टोकन्स कितने हैं, वर्ड 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, 6 7 8 9 10 11 12।
तो कितने टोकन्स हुए? 12। नेक्स्ट printf हाउ आर यू, ये इंटरेस्टिंग है। देखो अब तक हमने क्या किया, हर एक छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम अलग अलग टोकन्स गिन रहे थे। ये printf में ये चीज अलग है, आपको ये चीज समझनी है, याद रखनी है कि printf के अंदर हमने जो भी लिखा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसको हम हमेशा ये पूरे को, ये हाउ आर यू जो है, ये पूरे को हम हमेशा एक ही टोकन मानेंगे। ठीक है, फाइन। तो इधर कितने हैं टोकन्स? देखिए 5। तो ये पूरे को आपको, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमास, ब्रैकेट, सेमीकोलन, ये सब तो अलग से काउंट होगा ही, बट इसके अंदर प्रिंटफ के अंदर मैसेज आपने कितना भी बड़ा लिखा है, इधर हमने 3-4 वर्ड्स का लिखा है, आप इसको 40 वर्ड का, 3 लाइन का, 4 लाइन का, 1 पेज का, कितना भी बड़ा कंटेंट अगर आप लिखेंगे, बट प्रिंटफ के दोनों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी जितना भी कुछ होगा वो सबको हम हमेशा एक ही टोकन मानेंगे। ठीक है, तो इधर नंबर ऑफ टोकन्स कितने हुए? प्रिंटफ फर्स्ट, ओपन ब्रैकेट सेकेंड, ये पूरा हाउ आर यू, सॉरी ओपन ब्रैकेट सेकेंड, ये इन्वर्टेड कॉमा इज थर्ड, ये पूरा इज फोर्थ, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास विद दिस हाउ आर यू, दिस इज 1 टोकन। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमास और उसके साथ अंदर जो भी है दैट इज 1 टोकन। तो ये क्या हुआ? printf इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस होल थिंग इज थर्ड, क्लोजिंग ब्रैकेट इज फोर्थ एंड सेमीकोलन इज फिफ्थ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टोकन इधर कितने हुए? 5। अब देखो फिफ्थ नंबर पे है i इक्वल टू 2 2 2 और सेमीकोलन, तो 1 2 3 4, नंबर ऑफ टोकन इज 4। देन हेयर नंबर ऑफ टोकन इज 1 2 3 4 5 6 सेमीकोलन 7, तो नंबर ऑफ टोकन्स इसमें कितने हो गए? 7। तो गाइज ये जो स्लाइड है या ये जो हमने अभी देखा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह का एग्जाम देने जा रहे हो कंपाइलर में जिसमें लेक्सिकल एनालिसिस का टॉपिक है, उसमें नंबर ऑफ टोकन्स काउंट करने के लिए देते ही हैं, तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कैसे काउंट करना है। फाइन, ओके। हाउ लेक्सिकल एनालाइजर वर्क्स, आप ऐसे बोल सकते हो, दिस इज द लेक्सिकल एनालाइजर। वो जो है पार्सर को टोकन देता है, पार्सर उसके पास से टोकन लेता है, और ये सारे जो भी टोकन्स क्रिएट होते हैं वो सिंबल टेबल में स्टोर होता है। अगेन सिंबल टेबल क्या है, कैसे काम करता है, अगर आपको नहीं पता तो उसका भी हमने डेडिकेटेड अच्छे से वीडियो बना के मैंने आपको समझाया हुआ था, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, सिंबल टेबल का जो वीडियो है। ठीक है, तो बेसिकली लेक्सिकल एनालाइजर जो है, जो भी टोकन वो जनरेट करेगा, वो सारा टोकन जनरेट करने के बाद सिंबल टेबल में सेव होगा। So this is the big picture of how the lexical analyzer works. So basically how it works, यहाँ पे जो हमने बनाया है उसी को यहाँ पे समझाया है। It is nothing much, आप एक बार रीड करेंगे तो समझ जाएंगे। जो हमने अब तक डिस्कस किया वही है कि वो टोकन प्रोड्यूस करता है, एक 1 by 1 कैरेक्टर को पढ़ता है, टोकन प्रोड्यूस करता है पूरे सोर्स कोड में से। वो हर एक टोकन कब तक चलेगा? जब तक आपका स्टेटमेंट खत्म नहीं हो जाता, तब तक नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारे कैरेक्टर्स पढ़ेगा, सारे टोकन जनरेट करेगा, और एट द एंड वो कहाँ पे स्टोर होगा? सिंबल टेबल में। फाइन। सो व्हाट आर द मेन रोल्स ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर? अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका पूरा का कंक्लूजन अगर हम करें कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या क्या करता है, तो सबसे पहले तो वो टोकनाइजेशन करता है। ठीक है, दैट मीन्स इट डिवाइड्स द सोर्स कोड इनटू वैलिड टोकन्स, तो टोकनाइजेशन तो करता ही है। उसके अलावा इट रिमूव्स वाइट स्पेस कैरेक्टर्स फ्रॉम द सोर्स कोड। मतलब अगर अच्छे आपने इंट लिखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंट आई इक्वल टू 10 लिख दिया, फिर आपने 10 लाइन ऐसे ही छोड़ दिए कोड में, और 11वें लाइन में आपने नेक्स्ट कुछ लिखा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 या कुछ और, तो ये जो आपने अननेसेसरी 10 लाइन छोड़ दी होगी, अगर ऐसा कुछ भी किया है गलती से भी, तो उस तरीके के जो अननेसेसरी वाइट स्पेस कैरेक्टर्स है वो लेक्सिकल एनालाइजर ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है सोर्स कोड में से। ठीक है, तो उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ऑल्सो इट रिमूव्स ऑल द कमेंट्स फ्रॉम द सोर्स कोड, बिकॉज कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स को हमको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो लेक्सिकल एनालाइजर वो पहले से ही डिटेक्ट करता है कि कोड में कितने कमेंट है, और उनको वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, बिकॉज हमको उसको कंपाइल करना ही नहीं है। देन जहां पे भी एरर आए पूरे कोड में, तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के साथ आपको एरर मैसेज देता है लेक्सिकल एनालाइजर कि आपके इस स्लाइड में इनवैलिड टोकन है और एरर है। ठीक है, तो ये भी अगर लेक्सिकल एनालाइजर का काम हुआ। उसके अलावा इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग टोकन इनटू सिंबल टेबल, जैसे मैंने अभी बताया, सिंबल टेबल के अंदर टोकन स्टोर करना, आइडेंटिफाई करना, ये वाली चीजें लेक्सिकल एनालाइजर करता है। इट एक्सपांड helps to expand the macros if found in the source program. So these are some of the roles of lexical analyzer in the compiler. Fine. So I hope now you are clear with all the things that compiler does. ठीक है, compiler कैसे काम करता है, उसका फर्स्ट फेज लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली कैसे काम करता है,
क्यों ज़रूरत पड़ती है, कैसे टोकन्स फाइंड आउट करता है, नंबर ऑफ टोकन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। आई होप यू आर क्लियर विथ इट। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कंपाइलर का अभी भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि प्लेलिस्ट में मिसिंग है, आपको वो डिटेल में चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।